तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। पीटीआई का जलसा तो ना हो सका, अलबत्ता क्या अब 8 सितंबर को 40 शराइत पर पीटीआई जलसा करने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये जलसा मुलतवी क्यों हुआ? अलीमा खान ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं, फिर सुबह सुबह मुलाकातें भी हुई हैं, फिर उन मुलाकातों का भी इल्ज़ाम इस्टबलिशमेंट पर लगाया जा रहा है। ये मुहम्मा क्या है, ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? अभी तक पीटीआई और इस्टबलिशमेंट की ये चपकलिश जारी है। तो मिडिल मैन का किरदार कौन अदा करेगा, सालसी का किरदार अदा कौन करेगा, कौन इन दोनों स्टेक होल्डर्स को बिठाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी से लेके यूटिलिटी स्टोर की बंदिश, कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज क्यों हैं। अलबत्ता उनको तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, भेजा जाएगा, उन किसी को हुकूमत के लिए हम नौकरी से नहीं निकाल रहे। इस पर भी हम बात करेंगे। सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके वफाकी हुकूमत की सर्विस तक बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर हैं कराची प्रेस क्लब के, कई अदवार आपने मुल्की सहाफ़त सियासत के देखे हैं। असलम शाह साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। और आगाज़ करते हैं। एक तो पीटीआई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जलसा करना हर किसी का जमहूरी राइट है, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले असलम शाह साहब चूँकि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, कल परसों उनके साथ एक कुछ वक़ुआ पेश आया है। उन पर एक FIR में उनको नॉमिनेट किया गया है 324 के तहत। तो क्या असलम शाह साहब गोलियां चलाते हैं? शाह साहब, ये क्या हो गया, किस पे गोलियां चलवा दी, ये मुअम्मा क्या है? मसला यह है कि अगर साफ़ी पे इल्ज़ाम लगाते कोई और लगाते तो मान लेते। ये ऐसे भोंडा इल्ज़ाम लगा करके कि फायरिंग करके वो आया और कंपाउंड में आया और फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के बाद वो फरार हो गया। मतलब इस तरह के इल्ज़ाम में मुझे पुलिस के फ़ोन करके मैसेज किया कि कि भाई आप आ जाएं। और मैं प्रेस क्लब में था, मैंने आईओ से कहा कि भाई मसला क्या है, कोई अगर कंप्लेनर है तो मुझे बता दें, मैं आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने 8 बजे तक आप पहुंच जाए। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकूंगा, आप मुझे 10 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूं, तो आप कल का दिन रख। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप आज आ जाएं। तो वो ये इंसिस्ट कर रहे थे कि थाने आ जाए। मैं नहीं गया। मैंने अगले दिन उसी दिन रात को मैंने SSP को और आरिफ मेहर को और दीगर लोगों अफसरान को फ़ोन किया। तो वो उन्होंने कहा कि भाई कोई आपकी बात नहीं है, कोई आप जाके देख लें। कोई आरिफ मेहर तो बहुत अच्छा अफसर है। अच्छा अफसर। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप चले जाएं, उनसे मिल लें। मुमकिन है कोई ह्यूमन एरर हो, कोई मिस्टेक हो, तो हुकाम बाला को आपने आईजी साहब को बताया। आगा उस आगा के बाद आईओ ने मुझे एक सम्मन जो होती है ना वो उस भेजी थाने की। उसमें लिखा हुआ है FIR नंबर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 324 और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, उसमें मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। ये उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर दिया है कि मैं 324 में तफ्तीश में शामिल हो जाऊं। तफ्तीश में शामिल होने का मतलब ये है कि मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, मुझे अरेस्ट में ले सकते हैं। तो मैंने अपने वकीलों से मशवरा किया। उन्होंने कहा भाई आप नहीं जाएंगे, आप वहाँ आए। मैं कोर्ट से मैं अगले दिन हमने पूरा दिन जद्दोजहद की, DIG से लेकर के SSP से लेके SP से लेके अभी बेहतर है सब। हाँ, सबसे बात की। उन्होंने FIR की कॉपी नहीं दी। अच्छा। उन्होंने कहा भाई आपका कोई मसला नहीं है, आप जाके मिल लें वैसे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको क्यों बुलाया गया, ये नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे सम्मन किया है, उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 324 मुझे इक़दाम कत्ल फायरिंग में आप तलब किया गया। ठीक है। और मैं आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समेंट सेल्फ सोसाइटी के, अजीज अवान साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे अवान साहब। अवान साहब, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा न कर सकी, फिर हलीमा खान इल्जाम लगा रही हैं एस्टैब्लिशमेंट पर कि सुबह सुबह मुलाकातें किसकी इजाजत से हो सकती हैं। वजह क्या है? मना खान साहब ने खुद किया है जलसा रुकवाने के लिए, फिर इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर। देखिए, अगर खान साहब को किसी ने जलसे से मना भी किया है तो हो सकता है कि कोई हुकूमत के पास ऐसी चीजें शामिल हों
के हालात खराब हो सकते थे या कोई नुकसान हो सकता था, तो उनके चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, उनके भी गवर्नमेंट से राब्ते हैं। हर चीज का जो है वो फौज के साथ ताना बाना नहीं मिलाना चाहिए, उनके लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो अगर वो जलसा खत्म ना करना चाहते तो वो भी उनकी अपनी मर्जी थी, और अगर उन्होंने खत्म किया तो अपनी मर्जी से किया। अगर किसी स्टेज पे हुकूमत ने उनको कोई ब्रीफिंग दी है उनके सीएम को, तो वो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब है कि किसी नुकसान से बच गए हैं। सियासत तो बाद में भी हो सकती है, पहले तो हमने अपने लोगों का दफा करना है, हमने अपने हालात को देखना है। शेर अफजल मरवत ने भी मीडिया को बुला के कुछ वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उन्होंने भी मुतादिद इल्ज़ाम लगाया शेर अफजल मरवत ने, फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो इस तरह की स्टेटमेंट पीटीआई रुकवाती क्यों नहीं है? क्या पीटीआई में भी बहुत दड़े बन चुके हैं अमान साहब? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं जो हर कोई अपनी अपनी बोली बोलना चाहता है, और हर कोई वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए कोई फौज के खिलाफ बयान दे देता है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ दे देता है। मेरा ख्याल है कि इनके आपस में इनके अंदर वो एक इत्मीनान का रिश्ता नहीं है, जैसे कि उमर यूब अपनी बोली बोलते हैं, मतलब और भी बड़े इनके ग्रुप हैं। तो ये फिर उसको सस्ती शोहरत करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी आपको अहमियत दिलाने के लिए उस तरफ इशारा कर देते हैं कि जहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं या काफी हजरात उनसे अगर दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको अगर वे आपके इख्तिलाफात हैं तो अपनी पार्टी के अंदर बैठ के अपनी पार्टी के लोगों के साथ हल करें, किसी दूसरे के ऊपर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं। अच्छा, चीफ ने भी स्टूडेंट से मुलाकात की थी गुज़िश्ता दिनों में, आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई और नौजवानों को कहा कि आप मायूस ना हो, उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें। बहुत खूबसूरत बात की। फिर उन्होंने एक ये भी कहा कि वो जो नेगेटिविटी फैलाते थे कि पाकिस्तान डूब गया, डिफॉल्ट हो गया, आज वो कहाँ हैं? इस पे कोई तबसरा करना चाहेंगे अमान साहब? देखें, ये यकीनन हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारे नौजवान हैं। तो ये एक तो दो जगह पे उन्होंने ये बात कही। एक तो यूथ कॉन्फ्रेंस जो थी जिसमें पीएम भी थे, तो उसमें उन्होंने अपने नौजवानों को कहा कि आप ही हमारा मुस्तकबिल है, आपकी आंखों में मैं रोशनी देख रहा हूँ, और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। और यकीनन हमारे नौजवान जिनको के बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा के जरिए बरगलाया जा रहा है, उनके ऊपर तवज्जो देने की बड़ी जरूरत थी। और मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे जो बातें की हैं वो मुल्क की सलामती के लिए, अपने नौजवानों को अपने मुल्क की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए, आज़ादी का एहसास दिलाने के लिए, और ये बताने के लिए कि जो लोग मायूसी की बातें फैलाते हैं वो कभी भी कायम दायम नहीं रहते। वही लोग रहते हैं जो मुस्तकबिल को अच्छा देख रहे होते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद डीएचक्यू में भी कुछ यूथ के लोगों ने विजिट किया, उनके साथ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बातें की हैं वो भी यही है कि हमारा सरमाया जो है वो यूथ है, और हम अपने यूथ को खराब ना होने दें। हम उनके ज़हनों को के अंदर वो जो एक नेगेटिव बातें भर दी गई हैं वो निकालें और हम उनको सही राह पर चलाएं, क्योंकि हमारा आने वाला कल तो हमारे यूथ ही है ना, हमारे नौजवान। ठीक है, एक लास्ट में सर, अभी खान साहब की तो आए दिन बानी पीटीआई की स्टेटमेंट तब्दील होती रहती हैं। इमरान खान ने अभी फिर कल एक स्टेटमेंट दी है कि फैज़ हमीद साहब का ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया को भी उसमें बुलाया जाए। तो ये तो अंदरूनी मामला है इस्टेब्लिशमेंट का। तो इस तरह की बयानियाँ बनाना, कभी रात को कुछ, दिन में कुछ, फिर वजह क्या है? आखिर वो चाहते क्या हैं इमरान खान साहब? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौम बड़ी मायूस है। असल में वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालना चाहते हैं। देखें, कभी तो वो कहते थे कि ये फैज हमीद के मामले से हमने क्या लेना देना, फिर उन्होंने कहा फैज हमीद तो हमारा एक सरमाया था। यकीनन ये जो उनका ट्रायल हो रहा है ये मीडिया के सामने नहीं हो सकता, ये ओपन नहीं हो सकता। इसको किसी के साथ भी हो तो इसी तरह ही होता है, लेकिन वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने मामला को ओपन करने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन वो कोई बयान दे देते हैं, दूसरे दिन कोई दे देते हैं, एक दिन साथियों से कोई बात कर देते हैं, दूसरे दिन कोई बात कर देते हैं।
उनके अंदर का जो चोर है, उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, उनको तवक्को है कि फैज हमीद के बाद वो मंजरे आम पे आएंगे और जिसके बाद उनके अपने ऊपर घेरा तंग किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अंदर का जो वो एक है ना खौफ, वो उनको जीने नहीं देता। तो आए दिन कोई ना कोई इस तरह की चीजें मीडिया से शेयर करते हैं जो उनकी अपनी पिछली बात से जो है ना मिलती जुलती नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अमान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। जी शाह साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अभी हमारे जो तंजीमें हैं उन्होंने मुझे रब्ता किया है, कई से बातचीत हुई है और CRA ने भी मतलब चीज़ें वो कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जो वाक़या हुआ है कैसे वाक़या हुआ और इसमें किस तरह सहाफ़ी को इन्वॉल्व किया गया, इनका दूर दूर का वास्ता है। मैंने तो एक ख़बर लगाई है, 11 तारीख को लगाई थी, 12 को प्रिंट हुआ है, 12 तारीख को एक समरीन आसिम को चेयरपर्सन बनाया जा रहा है हायर एजुकेशन सिंध का। ये खबर छपी है और छप गई है। उससे अगले दिन ही वो कोर्ट ने नोटिस लिया है, कोर्ट ने वो जो मौजूदा चेयरमैन है उनकी एक्सटेंशन 1 साल कर दी गई। मैं ये तो कानून कायदे नहीं मानते, लेकिन इनका समरी चली गई थी किसी वक्त भी। ये कौन सी खबर, आपने कोई झूठी खबर छापी है? मैं तो ऑन कर रहा हूँ ना, मेरी खबर है। और समरीन उसको बनाया जा रहा है कि चेयरपर्सन बनाया जा रहा है हायर एजुकेशन के चेयरपर्सन बनने के लिए। ये सारी तैयारी थी और वो बस वो ब्रेक लग गई कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से और ये खबर ब्रेक होने की वजह से, वरना वो मतलब 13-14। तो आपका क्या मौक़िफ़ था, उनको ना बनाया जाए? नहीं बनाया जाए। वो एक तो जूनियर है और दूसरा ये कि वो ये पोस्ट ये हायर एजुकेशन का जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इसमें कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब आपको कॉम्पिटेंट नहीं समझते? नहीं समझते। और वो उसकी कॉम्पिटेंसी वहां भी सही नहीं है। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइस चांसलर लगाया है, वहां भी उनके उसके म्यार पे नहीं है। तो मैं अपोजिशन की जमातें कहाँ हैं? अपोजिशन की जमात इसलिए नहीं बोली, ये मुद्दा उन्होंने क्यों नहीं उठाया? नहीं, ये नहीं उठाया। मैंने एक ब्रेक की है स्टोरी के हवाले से कि भाई ये समरी कर रही है। तो फिर आप इस FIR को उधर से कैसे जोड़ रहे हैं? उसकी वजह है कि 12 को ये छपी है। 13 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ है औरंगीटाउन में। एक कॉलेज में विजिट के लिए गई है समरीन और उनके साथ लाओ लश्कर बहुत बड़ी तादाद में थी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी थे, ये नहीं कि पुलिस भी थी। अच्छा, इनके अपने गार्ड्स होते हैं, ये मतलब लेके चलती हैं। वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके मौजूदगी में कंपाउंड में उन्होंने जो FIR लॉन्च की है, उन्होंने FIR में ये कहा है कि कंपाउंड का जो गेट है, छोटा वाला गेट खुला हुआ था, वहाँ से एक बंदा आया और वो उसने फायर की और उसकी जवाबी फायरिंग पे वो भाग के चला गया। मतलब ये एक ऐसा केस है जिसको अगर आप केस खोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पता चलेगा कि ये आप दिलचस्प है कि कोई केस होता है तो 15 पे इत्तला दी जाती। ये वाहिद मतलब वाक़या है जिसको 15 में इत्तला नहीं दी। ये डायरेक्टली एक रिपोर्टर ने जियो में चलाई और वो जंग में चली और वेबसाइट में और फिर वो पूरे मीडिया में गश्त करने। ये कोई मतलब 15 में इत्तला नहीं दी, कोई पुलिस वाले नहीं आए, वो मीडिया के जरिए उनको इत्तला मिली है। ओके, मुमकिन है कोई ह्यूमन एरर हो। अदलिया में आप जा रहे हैं, चलें, अल्लाह करेगा कि बेहतर ही होगा मामला। और समरीन समेत जो हुकाम बाला हैं वो भी इस पे रोशनी डालेंगे। शाह साहब, PTI जलसा कर पाएगी? 8 सितंबर वाली बात कर रहे हैं? अभी तो जलसा फिर मनसूख हो गया। अच्छा, वो ये मनसूख क्यों हो रहे हैं इनके बात की आपने डायरेक्ट जो है ना वो समझ लीजिए कि एंड को पकड़ लिया, Z पे बैठ गया। थोड़ा सा A की तरफ आते हैं। अच्छा, कि पहले तो ये देखें कि 22 तारीख के जलसे का क्या हुआ। 22 तारीख का जलसा इनके प्लान में जो बाहर क़यादत है, अडियाला से बाहर जो क़यादत है, उसने 22 तारीख का जलसा प्लान किया। एक क़यादत जो काम कर रही है वो ओवरसीज में कर रही है। ठीक है, बड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये तवज्जो तलब मामला है। ठीक है, एक क़यादत ओवरसीज से काम कर रही है, एक क़यादत पाकिस्तान में अडियाला से बाहर क़यादत कर रही है। अच्छा, ओवरसीज की क़यादत जो है वो खत्म नबूवत वाला जो मामला था, 22 तारीख को उसके ऊपर यकजा हुई, एक पेज पे आई और उसने फैसला किया कि हम उलमाए दीन के साथ वहां जाएंगे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत पहले उलमाए दीन को दावत दे चुके थे कि इस मामले पे
डिस्कस होगी और उसके बाद फैसले में जो तरमीम करनी होगी वो की जाएगी। ऐसा ही था ना, यही खबर थी ना। लेकिन इन्होंने फिर भी एक प्लान किया, वहां से ओवरसीज के साथ बैठ के मामलात किए। यहाँ वाली क़यादत ने जलसे का प्लान किया जिसमें 5-5 हजार देके लोगों को लाना पड़ गया। जबरदस्ती लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ा एक मशीनरी केपीके की काम करने लगी, गवर्नमेंट की मशीनरी। गवर्नमेंट की मशीनरी का बेदरेज इस्तेमाल शुरू हुआ। उधर रुकावटें क्रिएट की गई। रुकावटें क्रिएट करने के पीछे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का ये हाथ नहीं था, ये मकसद नहीं था कि जलसे को नाकाम बनाया जाए। मकसद ये था कि इन्हीं की वजह से वहां पे मौलाना फजलुर रहमान वगैरह ये सब आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा मॉब इस्लामाबाद में जमा हो गया था। और उधर जो है वो हियरिंग चलनी थी, चीफ जस्टिस मौजूद थे वहां पे, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, खत्म नबूवत का मामला था। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई इंतशार ना फैल जाए, कोई मामला ना हो जाए। उन्होंने रुकावटें क्रिएट की, उनको रोकने की कोशिश की, इनकी एनओसी कैंसिल की। अब इन्होंने उसके बावजूद 5-5 हजार, एक कारकुन तो इनका टीवी पे आके, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रो रहा है कि मेरा 12,500-12 हजार रुपए कौन देगा जो होटलों में रुकने पे लग गया। तो बात ये कि इनके पास टीम नहीं थी। ये खबर जो है इसमें देखें, ये जो डब्बू खेली जा रही है ना सियासत में, ये डब्बू बंद होनी चाहिए। अडियाला में बैठी हुई क़यादत को पता चल गया था कि मॉब हमारा, वो वाला मॉब जो है वो उधर फंस गया, वो उधर पहुंच गया। अब यहाँ हमने अगर कुछ किया, इंतशार हुआ, तो ये दूसरा तीसरा 9 मई हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो वो उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना इस मामले पे हिकमत अमली बनाते हुए जलसे को बैक किया। इसके अंदर किसी का कोई हाथ नहीं। ये सियासत अब न खेली जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता कर लिया और फलाना हो गया। ये सोशल मीडिया की जो डिजिटल अपना दहशतगर्दी, ये इंतशार फैलाना, ये बंद किया जाए और सीधी बात की जाए कि अब जो है वो गुब्बारे से हवा निकल चुकी। कई धड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि अडियाला के अंदर बुशरा बीबी का और उनकी बेटियों का और नवासी का रोना और कलीमा खान का वहां पे खड़े होकर बात करना, इतनी जोर से आवाजें बुलंद, लड़ाई होना कि इमरान खान जो बानी है इनके, वो अपनी बात अधूरी छोड़ के चले गए उठ के। तो ये चीजें बता रही है कि धड़े कहां कहां बनते नजर आ रहे हैं और क्या क्या होता नजर आ रहा है। अलीमा खान बाहर आके क्या बयान दे रही है, गौहर क्या बयान दे रहे, और आजम सवाती क्या बयान दे रहे हैं। आजम सवाती इतने महीने से तो हम देख रहे थे, मिलने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, अचानक वो पहुंच भी गए। तो उनको एक्टिव किसने किया? उनको एक्टिव किया अली अमीन गंडापुर ने। उनको बाहर निकाला। वो सारा दिन वही होते हैं, वो सारा दिन वजीर आला हाउस में होते हैं। उनकी बात को थोड़ा रख लिया जाता है इमरान खान की तरफ भेजने में। अली अमीन गंडापुर कहा जा रहा है खान ने मना किया लास्ट। देखिए, खान तो मना करेंगे जब वो देख रहे हैं कि जिस काम के लिए मैं जलसा करने जा रहा हूं उसकी तादाद ही नहीं होगी, और वहां भी खतरा लगा हुआ है कि अगर 500, 1000, 2000 लड़का पहुंच भी गया जलसे के अंदर, तो वो लड़का, वो मेरा अवाम, वो मेरा कारकुन अगर इंतशारी मामलात में फिर एफआईआर में आ गया तो मेरी वजह से आएगा ना। वो तो ठीक सोच रहे हैं। ये बाहर का जो मैं आपको बता रहा हूँ गौर तरफ मसला है कि क़यादत अडियाला के बाहर पाकिस्तान में जो काम कर रही है वो अलग है, ओवरसीज में जो काम कर रही है वो अलग है। ये एक पेज पे है ही नहीं, ये सारे एक पेज पे नहीं है। अब ये गली गली की जो है ना वो क़यादत बन चुकी है। इसी बात पे जो है वो कारकुनान जो है सरापा एहतजाज है। उनको खुद जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम किसके पीछे चलें। हम शेर अफजल के पीछे चलें, हम गौहर साहब के पीछे चलें, हम जो है वो आजम सवाती के पीछे चले, हम गंडापुरी साहब के पीछे चले, हम अलीमा खान के पीछे चले। मतलब आप कह रहे हैं ये इमरान खान ने बड़ी अकलमंदी और जहानत का फैसला किया। तो फैसला किया, उनको तो पता ही नहीं था ना ओवरसीज में क्या प्लान किया हुआ है और क्या ये क्या मामला हो रहा है। खत्म नबूवत के मामले को कितना इंपॉर्टेंट उसमें देखना चाहिए जाविये में। ये बात पहले क्यों नहीं उनकी समझ में आई वहां बैठ के? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था या जलसा इंपॉर्टेंट था? खुद बताइए। एक मजहबी मामला और एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिस पे बेस खड़ी हुई थी पूरे आइन की, जिस पे लाजमी जो है वो चीफ जस्टिस ने कोई अकलमंदी का काम करना था, जिसके लिए वो तैयार थे, और उसके लिए उलमाए-दीन को बुलाया हुआ था। उलमाए-दीन के साथ बहुत बड़े बड़े मौब आ गए। तो ये तो एक कदावर सियासतदान को या एक अच्छे मुहिब वतन पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए ये मामला कितनी हैसियत रखता है। तो ये चीजें कहने की नहीं होती ना। एंड टाइम पे पता चलना कि ये हो रहा था, वहां मजहबी लोग जमा थे तो ये मामला था, इंतशार हो जाता। और ये बात अभी 8 को हो पाएगा जलसा? 8 को जलसा मुझे होता हुआ 8 वाला भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपको वो भी नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चाहे आप इसके लिए कितनी भी, क्यों नहीं आ रहा? क्यों? ये भी बता दें वजह। भी वजह बता रहा हूँ। हुकूमत नहीं करने देगी? नहीं, देखे मेरी बात सुनो। हुकूमत तो केपीके में है ही इनकी,
और केपी के कोई छोटा सूबा तो नहीं है इस्लामाबाद में सर, है? इस्लामाबाद तो नहीं है ना। नहीं, PTI मैं के अर्ज पास। ये कर रहा हूँ कि केपीके की खाली आवाम अगर 5 लाख सड़कों पे आके इस्लामाबाद पहुंच जाए तो जलसा नाकाम तो नहीं हो सकता। चले, मैं आ चुके हैं, चूंकि कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुशामदीद कहिए सर सलीम सचवानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आखिरी के चंद अल्फाज इनके सुने, बाकी क्या भाषण दे रहे थे हमेशा की सर तरह मैं वो भाषण सवाल में कर रहा हाँ, हूँ, तो वो इसी पे बात हो रही, रोशनी डाल रहे थे। वो रोशनी ये थी कि गालबन आप भी जलसे में पहुंचे हुए थे, ये जलसा अचानक एंड टाइम पे मनसूख हो गया। सर ये जो बात कर रहे थे भी उलमा कराम की जो तारीख रखी हुई थी, तो वो तो काजी फाइज साहब की तो उलमा कराम ने पहले ही इतनी छतरोल कर दी थी कि इनके 14 तुपक वो पहले ही रोशन कर देते थे, और फैसला क्या आना था वो पूरे पाकिस्तान को मालूम थी कि अब क्या फैसला आना था। और वहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी, महमूद कुरैशी जी क्या नाम, मुफ्ती हनीफ महमूद कुरैशी, मुफ्ती हनीफ महमूद कुरैशी हाँ। साहब ने जो उनकी छतरोल करके जो हाँ। पाकिस्तान को दिल को ठंडक पहुंचाई है, overseas के कहने पे आए थे वो। उसके लिए जो हम उनको सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा जो नौजवान वकुल्ला ने जो जिस तरीके से इनको सबक सिखाया कि आप इस दीन के मामले में जो ये आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए इनको भरपूर तरीके से जो उनको जवाब दिया जूनियर वकला ने भी, तो वो भी एक काबिल तारीफ इकदाम था। और जस्टिस खोसा साहब ने भी, जो जस्टिस बैरिस्टर खोसा साहब ने भी जो है इनको बड़े अच्छी तरीके से इनके तबक रोशन किए। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ लगे थे, गुरूर और तकब्बुर से बड़े हुए जो जज थे वो आजी और इंकिसारी का नमूना बने हुए थे उस दिन, और ये चीजें होनी थी। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीज होनी थी क्योंकि 22 करोड़ आवाम की दिलों की ख्वाहिश थी, और इसी तरह दिलों की ख्वाहिश थी कि शाम को जलसा भी हो। सही, इसी तरह दिलों की ख्वाहिश वो इसलिए नहीं हुआ कि एक बुज़दिल हुकूमत डिकेतों की जो डिकेती मार के बैठे हुए हैं, ये डिकेती मार के हुकूमत पे बैठे हुए, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। इनको लाने वाले भी मीर जाफर और मीर सादिक हैं, और ये बैठने वाले तो हैं मीर जाफर और मीर सादिक, जिन्होंने 40 खानदानों को खुशहाल करने के लिए 22 करोड़ लोगों को जो है वो उन्होंने गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया है। वो 40 खानदानों को वो 20 खरब रुपए यानी 20,000 अरब रुपए जो है ना वो दे रहे हैं इनको कैपेसिटी की मर्द में। कौम के क्या ये हराम का पैसा है जो इनको दिया जा रहा है, और उसमें सरे पेकार जो है वो नून लीग का हुक्मरान खानदान है। इसके अलावा 700 अरब रुपए के इन्होंने जो रिसेंटली जो अखराजात बढ़ाए अपने, वो उसको मिलाए तो 2700 अरब हो गई है अखराजात। ये 2700 अरब में तो पूरे पाकिस्तान को मुफ्त बिजली दी जा सकती है सर, तो दे मुफ्त, ये खत्म करें ड्रामेबाजी। बहुत लूट मार हो गई। अब ये लूटमारी के धंधे खत्म करें और कौम को, आवाम को हक, जलसा आवाम का, सियासी पार्टी का हक क्यों नहीं दिया जा रहा? वोट आवाम का हक था, क्यों डकैती मारी गई वोट के ऊपर? 8 को जलसा होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। 40 शराइत हैं, इंतजामिया ने रखे हैं 40, वो आपने गालबन सर नहीं वो सुने 40 शराइत जब उन्होंने जलसे किए थे, क्या उनको वो 40 शराइत मिली थी? नहीं, वो 40 शराइत उनको मिली थी। मुमकिन है पहले जो जलसे हुए हैं, हाँ। इससे पहले जो जलसे हुए हैं, क्या उसके अंदर दीगर जमातों के लिए 40 शराइत दी गई थी? नहीं दी गई थी ना। तो ये कोर्ट के अंदर रखी जाएंगी 40 शराइत। जज साहब को जो लगेगा ये जायज है वो उसको कहेंगे इसको हम ओबे करें आप लोग, और जो लगेगा ये नाजायज शर्त है वो कहेंगे भैया आपकी जिम्मेदारी आप करो। उसके बाद फिर अगर वो शराइत पूरे नहीं हुए और अगर अदलिया ने भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर सर, जलसा मैं मनसूख। आपसे क्या कहा, मैं आप बात ही नहीं समझते शायद मेरी। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि जो शराइत उन्होंने 40 दी हैं वो अदलिया के सामने रखी जाएंगी, उनमें से कि भाई ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये नाजायज है। हाँ। जो नाजायज होंगे वो हटवा दी जाएंगी, और जो जायज होंगे वो उसको पूरा किया जाएगा। ये कोई बिग डील नहीं है, हमेशा पूरा किया जाता है। थोड़ी बहुत शराइत होती है, मगर 40 शराइत ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली दफा सुनने में आ रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि 8 वाला जलसा हो पाएगा? लेट्स सपोज सर अब ये जलसा तो होगा, और अदालत आलिया को ये भी कहा जाता कि पूछा जाएगा इस बार। अच्छा चीफ जस्टिस अब जो इस्लामाबाद या लाहौर जो भी होंगे उनसे ये भी पूछा जाएगा अच्छा कि सर ये डिप्टी कमिश्नर का ओहदा बढ़ा है या चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद का ओहदा बढ़ा है? इस बार ये भी सवाल होगा चीफ जस्टिस साहब से। अगर इनको एतराज था कमिश्नर को, तो उसका काम था अदलिया में जाता कि भाई आपने जो परमिशन दी है इसमें ये नकाइस है, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो जज साहब को कायल करते, ये जाके बदमाशों की तरह खड़े हो गए पुलिस वालों को लेके, भाई हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, और उनको परमिशन दिखाने के बावजूद भी इन्होंने इनको जलसा नहीं करने दिया। क्या कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, क्या इनको बदमाशियों का लाइसेंस मिल गया? क्या इनको ये पता नहीं कि ये बदमाशियां जो आज कर रहे हैं तो कल इनके गले में भी आएंगी? ठीक है, आगे आपका पॉइंट। असलम शाह साहब,
8 को जलसा आपको नज़र आ रहा होता हुआ, क्यों, वजह क्या है कि पीटीआई का जलसा, पीटीआई के अंदर धड़े बने हुए हैं, ठीक है इंतज़ामी मामलात भी अपनी जगह, हुकूमत का प्रेशर भी अपनी जगह, क्या पीटीआई के पास वो पोटेंशियल नहीं है? देखिए मैं उस पर और दो अलग अलग राय है मेरी कि अभी सितंबर अक्टूबर में ये सारी क्राइसिस और मज़ीद बढ़ेंगी, तो इसलिए हाँ इसकी वजह कि अभी जलसे की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत नहीं। अच्छा। ये मुल्क में इंतशार पैदा हो चुका है और इंतशार का मतलब है सियासी इस्तेकाम नहीं है और ये बढ़ेगा और मजीद बढ़ेगा। उसकी वजह है कि फायदा तो पीटीआई को होगा। हाँ पीटीआई को होगा, हुकूमत काम नहीं कर पाएगी तो पीटीआई को फायदा होगा। पीटीआई को गवर्नमेंट भी कोई नहीं कर रही है, इकदाम ऐसे नहीं कर रही है जिससे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अदम इस्तेकाम पैदा हो। इसका सबूत कल के मुलतवी करना है जलसा। तो 9 मई क्या था? नहीं 9 मई तो आप लोगों को किया था और क्या था, ये तो आप लोगों ने करवाया था बीच में अपने गुल्लू पर घुसेड़ के। यार खानदानी झूठ बोलते हैं पीटीआई वाले, छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, बड़ा खानदानी झूठ बोलते हैं। कायम करें ना जुडिशल कमीशन। 30 तारीख को अगर आप में हिम्मत है तो जुडिशल कमीशन कायम करें और फिर बात करें। लफ्ज मुंह से न निकाले, मुंह से कमीशन कायम करना पड़ेगा आपको। एक बात बता दीजिए ठंडे और वो कौन माइकल लाल था जिसने रेंजर्स को हुक्म दिया था कि जाओ अदालतों में घुस के गिरफ्तारी करो और धक्के मारो उसको, पाकिस्तान को बानी है पीटीआई को जो है वो धक्के मारो और सुन तो ले उसको गाड़ी के अंदर। ये किसने हुक्म दिया था? ये भी कौन को मालूम पड़ना चाहिए। वो किसने 24 बंदों को शहीद किया था, वो ये भी कौन को मालूम पड़ जाए। किसके हुक्म पे लोगों के घरों में घुसा गया था, ये भी कौन को मालूम पड़ना चाहिए। जाति के ऊपर जाति की जा रही है। 8 फरवरी को जो कौम ने 9 मई का बदला लिया उसके वोट को गजब करने वाले कौन है? वो करवाने वाले भी कौम के सामने आने चाहिए और करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। ये तो बता दें कि आईएसएफ 30 तारीख को निकल रही है आपकी या नहीं निकल रही, या 8 वाले जलसे में आएगी, ये तो बता दें। चलो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ बाद में, पहले असलम शाह साहब का टाइम है। जी शाह साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखिए इंतशार मुल्क में वैसे तो बाज़ाहिर नजर नहीं आएगा आपको, वैसे ही गवर्नमेंट की गिरफ्तारियां और होंगी। अच्छा। और ये गवर्नमेंट जो है ना, कोई गवर्नमेंट चल नहीं रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ने रेट कायम कर लिया। यूटिलिटी स्टोर मुल्क में बंद हो रहे हैं, ये देखिए ये इसकी वजह है कि आपकी प्लानिंग नहीं है और ये इस तरह के एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे। अब वो उसकी वजह महंगाई का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा हो गया और वो उसको सप्लाई नहीं कर सकते। यूटिलिटी स्टोर्स की जरूरत नहीं है, हुकूमत ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, लेकिन उससे भी कुछ लोगों को मुस्तफीद होते हैं और फायदा होता है, लेकिन वो उसमें कमीशन एजेंट, वो जो एजेंट है वो बहुत बड़ी तादाद है, उसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचता है और ये गवर्नमेंट ने करप्शन का वो इतनी बड़ी तादाद है कि उसमें 6000 मुलाजमीन है वो उसमें। हाँ परमानेंट मुलाजमीन। मैं कह रहा हूँ उसके मुलाजमीन को जितना फायदा नहीं हो रहा है कि जो कमीशन एजेंट है, जो ब्रोकर हैं, जो वो सप्लाई करते हैं और उनको फायदा होता है। अच्छा ये इदारा ये बनाया ही गया था कि अगर कोई चीज़ मतलब किल्लत पड़ जाए तो आप यूटिलिटी स्टोर से आवाम को दे दिया जाए, लेकिन वो तो कभी हुआ ही नहीं है। और यूटिलिटी स्टोर ऐसी जगहों में बनती है जहाँ पे गरीब आवाम का मतलब पहुँच नहीं हो सकता। वो शहर के में आप शहर के अंदर देख लें, जो जिन जगहों पे बने हुए वो गरीब आबादी में नहीं है। गरीब आदमी को साहब क्या राय देंगे, बंद होने चाहिए? भाई मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले अगर गरीब आदमी को नहीं पहुंच सकता है तो उससे पहले बंद कर दिया जाए। कमीशन एजेंट को फायदा पहुंचाना है, ये तो देखिए पूरा मुल्क कमीशन एजेंट पे बना हुआ है कि मिडिल मैन बने हुए, मिडिल सप्लाई कर रहे हैं, वो खुशहाल है, गरीब आवाम नहीं आवाज, उनको फायदा नहीं। मरियम नवाज साहबा घर भी दे रही हैं अपने, ये तो लोन भी दे रही हैं, ये तो देखें उनके इक़दाम से पता 2 माह के बिजली भी रिलीफ दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ 2 माह के अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, इक़दाम कर दिया, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में पता चलेगा उनके पॉलिसी कैसी चलेगी। अभी तक जो उन्होंने की है उससे कोई फायदा आवाम को नहीं। तो ये ऐलान की हद तक तो ऐलान देखिए 2 महीने की अगर देखिए 2 महीने अगर बिजली का रिलीफ दिया तो उसके लिए पैसे मुख्तस किए ना। जी हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिजली का बिल आपको मुस्तकिल बुनियाद पे हल करना है, मुस्तकिल हल करना है। शाह साहब, यूटिलिटी स्टोर की बंदिश की खबरें और फिर आवाम, वो जो मुलाजमीन है वो सड़कों पे आ गए, लेकिन हुकूमत ने कहा है भाई आपको नौकरी से थोड़ी निकाल रहे हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वाकई यूटिलिटी स्टोर बंद होने चाहिए। तमाम मुलाजमीन जो यूटिलिटी स्टोर्स को बंद होने के बाद फारिग होंगे अपनी अपनी जॉब से,
उनको बाकायदा हुकूमत सिंध भी अकोमोडेट करेगी। चारों सूबों में यूटिलिटी स्टोर्स के जो बेरोजगार होंगे उनको लाजमी अकोमोडेट किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स जहां तक मैं समझ रहा हूं बंद करने की बात है तो वो ये कि एक तो सब्सिडी का सबसे बड़ा मसला है, सब्सिडी जो है वो मिल नहीं पा रही है यूटिलिटी स्टोर्स को, ठीक है ना, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश के मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि गैर मेयारी प्रोडक्ट उतरना शुरू हो गई है। अच्छा। वो लोगों के लिए गलत हो रही है, लोगों को एहतजाज अच्छा इकदाम है, अच्छा इकदाम है। जो भी चीज बोझ बनती है खजाने पे और बेवजह का एक बर्डन हो तो उसको किसी और सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहिए, कोई और सब्स्टिट्यूट निकलेगा इसका और बहुत बेहतर निकल आएगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में कि एक बात जहां होती है कि जी वो हुकूमत काम नहीं कर पा रही या अपोजिशन काम नहीं करने दे रही या इंतशार फैल रहा है, अब मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो आवाम के लिए जो सोच आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इशू खड़ा हो जाता है जिसको लेकर जो है वो आवाम को डिवाइड कर दिया जाता है मेंटली तौर पे। विच काइंड ऑफ इशू, कौन सा इशू खड़ा कर दिया जाता है? ये पॉलिटिकल रूट्स पे आ रहे हैं। देखें हुकूमती अरकान जो इलाई हैं सारे वो तो कोई ऐसा इशू बना नहीं रहे। अब जैसे इमरान खान का कहना है कि जी उनकी एक डिमांड है कि जी जनरल फैज का जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए। मुझे आप एक बात बताइए कि इसके पीछे राज क्या है? नहीं तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस पे एक सिक्योरिटी वालों का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। नहीं मैं आपको इसकी राज बताता हूँ। अच्छा। बड़ा गहरा राज है इसका। हाँ। इसका राज ये है दरअसल कि वकला टीम से जब मशावरत होती है तो वकला एडवांस में एक डिफेंडिंग पोजीशन पे आते हैं अपने क्लाइंट के लिए कि हमें कैसे इसको डिफेंड करना है अगर ये वाला इल्जाम आ जाए। तो ये जो सीक्रेट इंक्वायरी चल रही है आर्मी एक्ट के तहत, ये जाहिर सी बात है ये फील्ड कोर्ट मार्शल है, ये अंदर ही होगा, ये एक रूल्स है उनके। तो इसकी चीजें बाहर नहीं आ रही हैं किसी सूरत भी, तो पता नहीं चल रहा कि डिफेंसिव कहां पे होना है। तो उन्होंने इस बयान के अंदर ये कहना चाहा है कि अगर ये ओपन ट्रायल होगा तो हमें तो पता होगा हमें कहाँ झूठ बोल के डिफेंस करना है, कहाँ वकला को झूठ बुलवाना है, खानदानी झूठ जो कहलाते हैं। तो वो पीटीआई वालों की एक रविश है खानदानी झूठ बोलने की, तो वो यहाँ पे भी एक जो है वो एक चीज क्रिएट कर रहे हैं कि बाहर तो आए पंडोरा बॉक्स तो खुले, पता तो चले अंदर अंदर क्या हो रहा है। उस खौफ से ही जो है वो आधे लोगों की तबीयत खराब हुई हुई कि यार पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। आप देखें ना 30 अगस्त को इन्होंने जब एक बात रख ली कि हमने 30 तारीख को स्टूडेंट ने भी एक मुजाहरा करना है, हमारी आईएसएफ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निकलेगी। तो उसके बाद जलसे को उठा के हाट पे फेंक दिया, इंतजामिया ने नहीं फेंका, इनकी अपनी लोकल क़यादत। मैं आता हूँ सलीम सेठवानी साहब, यूटिलिटी स्टोर हुकूमत बंद करने जा रही है और 6000 परमानेंट और कई कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन थे जो कि सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है आप एहतजाज ना करें, हम आपको निकाल नहीं रहे, कहीं दूसरे इदारों में आपको अकोमोडेट करेंगे। सही इकदाम है ये? सर एक बात बताएं कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जो आवाम के मफाद में हो और इस हुकूमत ने किया हो? नहीं शाह साहब कह रहे हैं सही हुआ है, खजाने पे बोझ था। छोड़े इस बात को, आप इनकी बात को। अच्छा। ये है ही हुकूमती वक्त के नुमाइंदे, इनकी बात को आप अच्छा। नहीं करें। अच्छा। ये जो बोलते हैं उनकी सुने आप। हाँ। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इकदाम है जिससे किसानों को गंदम जो खरीदारी का वादा था क्या उन्होंने पूरा किया? बाहर से गंदम मंगवा के किसानों को डैमेज किसने किया? इन्होंने किया ना। बिजली के रेट एकदम से बढ़ा के इंडस्ट्रीज को डैमेज किसने किया? इन्होंने ही किया ना। अब इंटरनेट स्लो करके सॉफ्टवेयर के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको डैमेज कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना। ये इस मुल्क को डैमेज करने के लिए ही आए हैं सर। ये मुल्क को आगे ले जाने के न उन्होंने कभी माजी में इन्होंने ऐसा कोई काम किया जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो, मुल्क आगे की तरफ जाए, मुल्क तरक्की करे। न ये आज करेंगे न वो आइंदा करेंगे। इनकी मेंटलिटी सिर्फ ये है कि अपने बैरूनी आकाओं को हम खुश करें, जैसा वो बोलते वैसा करें और पाकिस्तान को अवाम को गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे धकेलें। किस तरह धकेलें वो ये हर वक्त यही सोचते रहते हैं, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं होती है। और दूसरी सोच ये होती है कि अवाम के मफाद का सोचने वाली, अवाम के लिए सोचने वाली जो लीडरशिप है उसको हम जेल में डालें और क्या करें कि वो जेल से बाहर ना आने पाए। इसके लिए आपके सामने 200 मुकदमा किए गए, उनमें तोशा खाना और इद्दत का केस करके इन्होंने अपने ही मुंह के ऊपर कालिक मली और पूरी कौम को पता पड़ गई। इससे पहले कौम को मालूम नहीं थी, इससे पहले कौम को ये बात मालूम नहीं थी कि इन्होंने BMW और दीगर गाड़ियां भी ली हुई हैं जो कि कतई गैर कानूनी है। और कौम को ये भी मालूम पड़ गया और ये भी मालूम पड़ गया कि सैकड़ों तवाइफ उन्होंने लिए हुए हैं और जिनकी कीमतें जो है ना खान साहब की कीमत के मुकाबले कई गुना कम अदा की हुई है। तो सर ये कौम के ऊपर इन्होंने कौम को काफी मालूमात फराहम कर दी तोशाखाना के केस के सिलसिले में। इद्दत के मामला क्या होते हैं ये भी कौम को उन्होंने बताया, अपने ऊपर कालक मली।
और ऐसे ऐसे सवाल कोर्ट के अंदर किए जो बायस शर्म थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और अभी मैं दूसरे पे आता हूँ, दूसरा सवाल, ओपन ट्रायल। खान साहब कह रहे हैं कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल करवाएं। सर सिर्फ फैज हमीद साहब का नहीं, हर उस फौजी का ओपन ट्रायल होना चाहिए और नजर आना चाहिए कि उसके साथ में इंसाफ हुआ। कौम को भी नजर आना चाहिए वो फौजी पाकिस्तानी कौम का फौजी है, ये ध्यान में रखें आप बात। वो आर्मी चीफ का फौजी नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम का फौजी है। पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए कि उनके फौजियों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जनरल टेलीफोन करके अपने ऑर्डर चला रहे हैं जिस तरह के मार्च के अंदर में किया जाता है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी किस्सा सुनाया नहीं था तो जो पहले नंबर पे था उसको पीछे करके जनरल के फोन के ऊपर उसके बेटे को आगे कर दिया गया। तो कुछ सीक्रेट्स भी तो होते हैं ना, कौमी सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्राइवेसीज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मैंने आपको पाकिस्तान के फौजी की बात की है, मैंने आपसे वो बैरूनी जासूसों की बात नहीं की है। नहीं, अगर बैरूनी जासूसों की बात नहीं, अगर अंदर महकमा ट्रायल कर रहा है, महकमा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, मगर कौम को मालूम होना चाहिए महकमे ने इंसाफ किया है नहीं किया, कौम को मालूम होना चाहिए। महकमे ने उस कौम के उस बंदे के साथ में जो कि इनकी जब आपका ट्रायल होगा तो ओपन होगा, तो वो ओपन होना चाहिए। इनका नहीं, सबका होना चाहिए भाईजान। मैं तो इस बात का हामी हूँ, जनरल फेस का नहीं, पूरी आर्मी का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम के फौजी है, किसी आर्मी चीफ के फौजी नहीं है। अभी आपका एक वफ्द मौलाना साहब से मिलने जा रहा है इस्लामाबाद में, JUI से, तो वजह बता सकते हैं क्या? जलसों की नाकामी ये वजह है कि अब आपको मौलाना की सपोर्ट चाहिए? नाकामी तो आप किस तरह कह सकते हैं जब जलसा ही नहीं हुआ तो? नहीं हो पा रहा ना, जलसा ही नहीं हो, अवामी ताकत के आगे क्या देख लें कि इनको 9 मई का दोबारा ड्रामा न करना पड़े। ये मुल्तवी इसलिए किया जा रहा बार बार कि इनको 9 मई का जो ड्रामा इनको करने का दोबारा 9 मई ना हो जाए, ये ड्रामा जो है दोबारा ना करें। अच्छा, ये 9 मई का ड्रामा दोबारा, इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई वो नहीं है कि हम कहें क्रेडिबिलिटी इनकी कोई नहीं है। ये हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किस तरीके से हम खाएं और किस तरीके से हम मुल्क को नुकसान हुकूमत को अप्रिशिएट तो करें। मरियम नवाज साहबा घर भी दे रही हैं, अपने सूबे को सस्ती बिजली भी दे रही हैं, तो कुछ तो उनकी चीज अप्रिशिएट करें ना, आप तनकीद करें। क्या कह रहे, घर दे रही है क्या मतलब, रिपीट करें सर। मरियम साहबा 15 लाख रुपए की लोन दे रही है, ठीक है, जबकि खान साहब के टाइम पे इससे कई गुना ज्यादा लोन दिए जा रहे थे बिगैर सूद के, इससे कई गुना ज्यादा दिए जा रहे थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा ही दे तो रहे हैं, निकले तो सही आवाम के लिए। जो आप रिलीफ की बात करें सर, कि वो कैपेसिटी मर्ज में से वसूली करते और पूरे मुल्क को देते, और पंजाब को भले ज्यादा दे देते, हमें तकलीफ नहीं है, भले उसको पंजाब को ज्यादा देते, मगर कैपेसिटी मर्ज में जो कौम के पैसे खाए जा रहे हैं ना, वो वहां से वसूली करके दिए जाते हैं ना, तो कौम को खुशी भी होती है कि हाँ भाई हमारे लूट के माल से कौम को जो है वो फैसिलिटी दी गई है, पंजाब भाई बड़ा भाई ज्यादा दी गई, कोई मसला नहीं, मगर सर दी तो जाए। और कौम के पैसे ये हड़प करके उसमें से दे रहे हैं, सब्सिडी क्या दे रहे हैं सर, उसमें से आप बिल तो आने दें, आपको पता पड़ जाएगा क्या ड्रामा किया। अगर आने वाले बिल आपको बताएंगे उन्होंने क्या ड्रामा किया, इसमें भी कोई ना कोई हरामीपन इनका शामिल होगा। चलेंगे, गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज कर रहे हैं। सैयद सज्जाद अली शाह, चूंकि हुकूमत और अपोजिशन का तो काम है तनकीद करना, लेकिन आपको लगता है कि PTI वाले सही तनकीद कर पा रहे हैं? PTI वाले इससे तो बाहर आ जाएं कि हमारे चेयरमैन को बाहर कर दो, फिर आवाम के लिए कुछ करेंगे ना। नहीं, वो तो अदलिया का काम है ना, कुछ हुआ, कोई काम नहीं हो रहा, वो तो अदलिया जाने, केसेस जाने, भाई कहाँ से जाने, वो पूरी आवाम को डर लगाया हुआ। आप बताएं, हुकूमत है जहाँ KPKM इनकी हुकूमत है, जहाँ और आप पर एक ये भी इल्जाम है PTI वालों का कि आप सहाफत कम और हुकूमत की नुमाइंदगी ज्यादा करते हैं। देखिए जी, रियासत के साथ चलना कुरान मेरा कहता है, इस्लाम मेरा कहता है कि आप रियासत के अहकामात की तामील करें, ये इस्लाम में मौजूद है। नहीं, अगर कहीं हुकूमत रियासत कुछ गलत करे तो मेरा फर्ज है कि मैं निशानदेही भी करूं, मैं करता हूं, क्यों नहीं करूंगा। बात ये कि इस वक्त तो ये इतने टाइम के बाद, इसका मतलब ये कि आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन तंजीम है, इंतशारी टोला तंजीम अब है ही नहीं है। अच्छा, अब ये सिर्फ इंतशारी टोला है, और इसके अंदर भी कई टोले बन गए। अब कोई एक टोला निकलेगा रिफाइन होके जो दोबारा से ग्रो करेगा। ये कहा जा रहा है शेर अफजल मरवत बानी बनने जा रहे हैं अब। देखें, जो सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट इनके काम कर रहे हैं उनको मैं बड़ी गौर से देखता हूँ और बाकायदा स्टडी करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 60% जो उन्होंने कहा खान का हुक्म था जलसा मंसूब करना है, लेकिन जो लोग आए हुए थे उनके पास तो मुझे जाना था ना, तो मैं उनको कहता आपने अच्छा किया, आप आए,
उनको मैं रिजेक्ट कैसे करता? लाहौर से एक लड़का, क्योंकि उन पे सवाल ये हुआ था जब खान ने मना किया तो आप लीडर क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं, यही उसी तरफ हम बात करते हैं। लाहौर से एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, बरतानिया में झूठी खबरें फैला रहा था। अच्छा, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी हाँ। अब वो गिरफ्तार हो गया, वो गायब हो गया। हाँ, यार शेर अफजल गिरफ्तार गायब होते क्यों हैं, हो गया? सवाल ये गायब क्यों हो गया? गिरफ्तार हो गया, कानून के तहत गायब हो गया। गिरफ्तार हो गया, गायब हो कौन से गया, कानून के तहत ऐसा गायब हो थोड़ी है कि गया? गायब हो गया, इनको हर चीज गायब नजर आती है। क्या वो भी लापता अफराद में शामिल हो गया? ये ओपन सर, क्या वो ट्रायल भी में लापता होंगे अफराद ना, में शामिल हो गया? जब ओपन ट्रायल होंगे पकड़ के उल्टे तो सीधे इनको इल्जाम लगा के लोगों को गायब करते थे, इनको फिर बोलते पता हैं लोग लगेगा, शहीद हुए। इनको जब ओपन ट्रायल होंगे पता लगेगा कि कट्टी है या कट्टा है, अभी इनको कुछ नहीं पता। बात ये इसी डर से तो ये ओपन ट्रायल करवाने नहीं है। आपके होंगे, इसी डर से ओपन ट्रायल सियासी करवाने लोगों नहीं के है, होंगे, क्योंकि इनको खुद भी पता पड़ जाएगा क्या है। तमाम सियासी लोगों के ओपन ट्रायल होंगे, आपके दौर में नहीं हुए लेकिन अब होंगे। मसला ये, वो लड़का गायब हो गया, शेर अफजल जो है गिरफ्तार नहीं होते, और गिरफ्तार होते हैं तो वर्दी वालों की शर्टें भी फाड़ देते हैं, हाथ में दे देते हैं और बता भी देते हैं ये एजेंसी के बंदे की शर्ट है। यार उनपे कोई एलिगेशन भी नहीं लगता, कोई एफआईआर भी नहीं कटती। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अभी कल ही ताजा वाकया हुआ है, पैसे दे के लोग मंगवाए जा रहे थे। बिल्कुल, वो तो तस्दीक शुदा बात है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना कि अब 5-5 हजार बांटने के लिए 8 सितंबर को होंगे, 8 सितंबर को, तो फिर कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे। बात ये तालीम की कमी केपीके में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब इस मुआब का हिस्सा नहीं बनते हैं। अच्छा, अब उन लोगों को ढूंढा जाता है जो मजदूर तबका। चलो ये मैं पूछ लेता हूँ शाह साहब, ये भी आपने भी वो वीडियो देखी होगी, अली अमीन गंडापुर ने 5000 की गड्डी लेके दिए जा रहे हैं सबको, उनके साथ प्रोटोकॉल भी था, चूंकि वो पार्टी के लीडर होने के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, क्या ये उनका अमल दुरुस्त था? नहीं, अगर रूल ऑफ लॉ हो तो फिर तो पर्चा हो सकता है उनके खिलाफ, लेकिन किसी कोई अदालत चला जाए कोई और वो उनके एरिया में कोई पार्टी जाए तो वो पर्चा हो सकता है। ये नोट बांटना ये नहीं जुर्म है, ये पाकिस्तानी नोट इस तरह नहीं बांट सकते। बहुत सारी पार्टियां बांटती रही हैं और वो उसकी वीडियो भी रिलीज हुई, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। हमारे रूल ऑफ लॉ हो तो फिर ये गिरफ्त में आ सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, इन पे सज़ा हो सकती है। लेकिन अब हमारे यहाँ कोई ये इस पे राय नहीं दे सकता है कि भाई ये इसका जुर्म क्या है। मैं कह रहा हूँ जुर्म है कि भाई पाकिस्तानी नोट बांट रहा है, और वो क्यों बांट रहा है, किस हैसियत से बांट रहा है, क्या मतलब लोगों को खरीदना है, लोगों को या उसको, तो इस तरह की चीज़ें तमाम पार्टियों में चलती रहती है और उनकी वीडियोस भी रिलीज होती है। मतलब लंगर खाने भी दिए जाते हैं, बिरयानी में बिकते हैं और बहुत सारे अरबे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन नोट फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। देखिए, मैं इस बात पे, उनकी बात पे ये कि ओपन ट्रायल सबका होना चाहिए, फौज का मसला नहीं है। देखिए दुनिया भर में होता है, ओपन ट्रायल होते हैं और ओपन ट्रायल में सेक्रेट एक्ट के अलावा, देखिए जिस तरह इंडियन एजेंट पकड़ा गया वो सेक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा गया, उनका ओपन ट्रायल नहीं हो, बाकी सबके ओपन ट्रायल। इसलिए कि देखिए फैज अमीन ने करप्शन की है, करप्शन की तो आपको ओपन ट्रायल करके लोगों को बताएं कि भाई इसने ये किया है, इसने इख्तियारत का ये नाजायज था, ताकि आइंदा जो लोग इनका इस्तेमाल करें तो उनको भी मालूम हो सके कि भाई ये नाजायज इस्तेमाल किया है। मतलब उन पे जितने भी करप्शन के इल्जाम है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कानून के खिलाफ कोई काम किया, वो बताएं कौम को। बिल्कुल बताएं। मैं कह रहा हूँ कियानी से लेकर के आप तक जितने फौज के सरबराह आए, ISI के हों या आर्मी चीफ हों, सबकी ओपन ट्रायल करके आप बताएं कि भाई ये इसने करप्शन क्या किया। देखिए कियानी का भाई अमजद जो है, वो मेजर अमजद जो है, वो ओपन ठेके बांटता था। ये उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। उसके चक्कर में 3 साफी मुल्क बदर हो गए, मुल्क से जाना पड़ गया उनका। लेकिन तीसरा ये कि आप इनका देख लें, रिजवान अख्तर ISI के DG थे, उनके अकाउंट से 32 अरब रुपए मिले थे जब राहल शरीफ ने उनको फोन करके कहा कि आप रिजाइन करें या कोर्ट मार्शल के तैयार हो जाए। ये इल्जाम तो नहीं लगा रहे आप? नहीं, वो छप चुकी है, रिकॉर्ड पे छपा हुआ है। और वो उनके भाई ने जर्मनी में जाकर के एक PIE का जहाज भेज दिया। क्या हुआ? उसका एहतसाब किया किसी ने? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि जो भी इल्जाम आए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप उसको बरिज़मा कर दें और छोड़ दें कि ये बड़ा ताकतवर था। या मैं कह रहा हूँ कि जो भी है उसको, बाजवा को आपने क्या किया? ये अगर आपने इसको पकड़ा है तो बाजवा को कौन पकड़ेगा? बाजवा ने उससे ज्यादा जुर्म किए। उसके देखिए अकाउंट जो
बिहार ने जारी किया 12 अरब थे। मैं कह रहा हूँ उसके 70 अरब से ज्यादा एसेट थे, असास है। आप कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना उसके पास है मौजूद, लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है ना। बिहार ने तो 12 अरब किए, 12 अरब भी वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो भी चले। सलीम सचवानी साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने सज्जाद अली शाह की तो सहाफत पे उंगली उठा दी है, तो ये उंगली उठाना आसान है लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। ये उठ किस करवट बैठेगा? अब हम बैठ जाएं इस मुल्क के लिए, किसी को तो पहल करनी चाहिए ना, तो ये चलता रहेगा लड़ाई झगड़ा फड्डा फसाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं 5000 वाली नोट की बात कर लूँ जो बांटे हैं। अगर हमीद अपना गंडापुरी साहब ने अपनी जेब के पैसों से बांटे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, इनका हक है, अपनी को पूरे पैसे बांटते अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी जायदाद के। मगर अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पैसे बांटे ना, तो उनके ऊपर जुर्म बनता है। इन्होंने जुर्म किया है, इस तरह इनको नहीं बांटने चाहिए। इनके ऊपर बिल्कुल अदालत में ले जाएं, उनके ऊपर तहकीकात करवाएं, मगर खाली बातें ना करें। मगर वो नहीं सर, वो शुक्र है अल्लाह का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ कि उस मोअज़्ज़िज़ खानदान जो हुकूमत सिंध का था, उसकी तरफ 50-50 रुपए नहीं बांट के अवाम की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, मतलब ये 5000 सही बांटे हैं। 5-5 अगर अपनी जेब से बांटे तो अच्छी बात है, इनको डेली बांटने चाहिए। अच्छा, एक दिन नहीं बांटने चाहिए, इनको डेली बांटे। अगर मैं तौफीक है डेली बांटे अवाम के अंदर, क्योंकि अवाम के बिजली के रेट बढ़ा के जो उन्होंने अवाम का हाल किया, उसमें कौम को हकीकत में पैसों की जरूरत है। अच्छा, ये भी बताएं मुझे कि ये जो कैसे ख़त्म होगी लड़ाई झगड़े फसाद, तामीरी तनकीद हो? हाँ, मैं आपको बताऊं कैसे ख़त्म होगी। ख़त्म ऐसे होगी, देखें शरीयत की बात तो सब करते हैं, ठीक है ना। नमाज ज़कात रोज़ा हज ये शरीयत की एक पहलू है। दूसरा पहलू है सुन्नत नबवी। सर आए ना, अमल करें ना सुन्नत नबवी पर, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आए ईमानदाराना इलेक्शन करवाएं, आए ईमानदारी से जो है वो हर महकमे में ईमानदाराना निज़ाम कायम करें, आए अदालतों के अंदर में जो इतनी खुली बदमाशियाँ और खुले गुंडागर्दाना फैसले हुए हैं जस्टिफाई के, आए उन सब का एहतसाब करें। आए जिन्होंने बैरून ममालिक में पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा लूट के रखा हुआ है, सुन्नत नबी पर अमल करते हुए उनकी गिरफ्तारियां करें, उनको जेलों में डालें। आए ना सर, कौन मना कर रहा है? आज चले, यही चोरों की हुकूमत है ना, यही चोर कर ले, हम इनको भी सलाम करेंगे। आए करें, मगर ये नहीं करें क्योंकि ये खुद इनके खुद के पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उनको अपने जमा करवाने पड़ेंगे। तो सर मसला सिर्फ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक पे तो हमने इख्तलाफ कर लिया, दूसरी है कलाम पाक। तो हम अपने स्कूलों में और हम अपने दीगर मदरसों में बच्चों को कलाम पाक का तर्जुमा सब जगहों पे पढ़ाएं, ताकि कौम को मालूम पड़े कि हमें क्या करना है। अगर हम कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तो ना हम देवबंदी रहते हैं, ना बरेलवी रहते हैं, ना शिया रहते हैं, ना सुन्नी रहते हैं, ना इस्माइली रहते हैं, ना बोड़ी रहते हैं, हम सब मुसलमान रहते हैं। तो सर वो बहुत जरूरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अमल करना, और हम उसके लिए तैयार नहीं है। और एक दूसरे के अंदर दुनियावी मामलात के अंदर ना आयत शरीफ है, मेरे जहन में नहीं आ रही है कि अब इनको अंधा कर दिया है कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा जैसे इनके कब्रों में चलेगा। आज अरबों उन्होंने नहीं खरबों इनके पास जमा है, क्या हाल है? आज उम्र का अगर 70 से 80 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं तो उनकी हालत क्या हो रही है? ठीक है, ठीक है। एक लास्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विफाकी इदारा है क्वालिटी कंट्रोल का, जो कि दूध के पैकेट, अशिया, घी, ऑयल, तेल, इनकी इंस्पेक्शन करता है, चाहे वो पानी क्यों ना हो, जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने भी अभी रिमार्क्स दिए हैं कि आवाम को जहर पिलाया जा रहा है। उनके डीजी हैं तौफीक अब्बासी साहब, उनके मातहत अफसरान हैं साजिद मियाँ भुट्टो से लेके खालिद बाबलानी, दीगर डायरेक्टरान हैं। किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही। मुतादिद हम स्टोरीज उस पर कर चुके हैं, मुतादिद खबरें चला चुके हैं। क्या कहेंगे? ये हमारे अफसरान और ये महकमों का हाल है। 1 मिनट है आपके पास। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि हर महकमा जो अवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है, हर महकमा जो अवाम की इज्जत के लिए बनाया गया, वो हर महकमा अवाम की इज्जत। और डीजी साहब को कहा गया सर मीडिया पे प्रोग्राम चल रहा है, बोला छोड़ो, बोलने दो इनको। हर महकमा अवाम की इज्जत और सेहत से खेल रहा है। आप तो ये दूध की बात कर रहे हैं सर, जान बचाने वाली औदियात है ना, वो भी हमें नहीं मिल रही है सही।
जान बचाने, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो अहूदियत हमें दे रही है ना जान बचाने वाली, इनकी आप पाकिस्तान में बनाई हुई वही दवाई लें और आप ज्यादा दूर ना जाए सर, इंडिया से, श्रीलंका से, वहां से जरा मंगा के इनके सैंपल्स को आप चेक करें, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा दोनों की क्वालिटी में। चले शाह साहब आप क्या कहेंगे? असल जिम्मेदार कौन है सर? हुकूमत वक्त। वो मल्टीनेशनल कंपनी तो माल कमा रही है, उसको तो है पाकिस्तान में मुसलमान की तबाही तो उनका बतेरा है, ठीक है, तो वही यहूदियों के हाथ में। मगर सर इसमें हमारे आला का जो मुनाफिकीन में आएंगे ना सर, ये जो अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हो, मुसलमान की जड़ें भी खोदे, चले उनके सेहत भी बर्बाद करे। ठीक है, आगे आप शाह साहब आप क्या कहेंगे? देखिए साजिद, मैं बिल्कुल आपको, डीजी साहब कह रहे हैं बोलने दें इनको, मैं आपको सीधी तरफ ले जाता हूँ, हाँ, ताकि जहन भटके ही नहीं ना, सही, और मेरा पैगाम भी चला जाए लोगों तक। मैं डीजी साहब को स्पेशली वीडियो भेजूंगा आपकी। सहाफत, हाँ, हम जैसे गरीब लोग करते हैं, इन जैसे लोग करते हैं, FIR भी कट जाती हैं, मसाइल भी आ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि एज एम्प्लॉय सहाफत करना या कॉम्प्लीमेंट्री सहाफत, एजाजी सहाफत करना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। और जो मालिकान जो चैनल चला रहे होते हैं या अखबार चला रहे होते हैं, मालिकान के ऊपर कितनी तरफ से दबाव होता है, कहाँ वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, ये वाला सिस्टम चला गया पिछला दौर कि एक खबर से किसी को जो है वो मोशन लग जाया करते थे। बड़ी गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन होता था ऐसा। अब वो दौर चला गया, अब मालिकान जो है वो इस तरह होते हैं, चैनल मालिकान हो या अखबार के मालिकान हो, जैसे स्पाइडर के होम में एक मक्खी फंस जाती है, सही, उनकी ये सिचुएशन होती है, तो वो खुद इतने मोहतात होते हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने डीजी साहब ने कहा होने दो, चलने दो, बात ये है कि चारों सूबों को खुद मुख्तारी मिली हुई है और चारों सूबों में कहां किस मीडिया ने एप्रोप्रिएट एक्शन तक नहीं लिया। तो इसी मैं आपको कह रहा हूं, एविडेंस भेजे, आपका निकालें, आप उनको सुबह दरबदर करें, पनिश करें। वो करप्शन खत्म नहीं हो सकती, आपका प्रोग्राम बंद हो सकता है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, एक अहकामात आएंगे आपके मालिकान को, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे घर बिठा दिया जाएगा। आप इनके साथ खड़े होंगे सर, इनके साथ या उनके साथ? बड़ी सीधी बात, आप किसके साथ खड़े होंगे? किस हवाले से? अगर ये ऐसा हुआ, मैं बोलता हूं कि करप्शन का हल निकालना इदारों का काम है, मीडिया का काम तो निशानदेही है, उसमें निशानदेही कर रहे हैं, इदारे कहाँ हैं? सब सो रहे हैं और सजा मुक्त, तो ये भुगत रहा है। चले, उसने क्या किया? चले, आप क्या कहेंगे शाह साहब? मेरा ये मानना है कि हर इदारे के लिए चेक एंड बैलेंस का निजाम है। स्पोक पर्सन रखे हुए, वो बात ही नहीं करते, बात नहीं कर रहे। उसके बावजूद देखें, इन्वेस्टिगेशन का तहकीकाती इदारे मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, FIA मौजूद है और दीगर इदारे मौजूद है, लेकिन इन इदारों ने अपना काम छोड़ दिया है। अच्छा, इन इदारों ने काम छोड़ दिया है। जिनका काम है इन पे नजर रखनी है, इनको चेक करना है कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उन्होंने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये लाकानूनी तो हो रही है। और ये जो अफसरान कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं हो सकता, ये इसलिए हो रहा है कि उनके ऊपर उनको चेक करने वाला इदारा, उन्होंने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो करना है करो, हमें अपना हिस्सा देते रहो, हमें कमीशन दो, हमें किकबैक दो, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये हमारे इदारे बन गए। अब एक रेवोल्यूशन के तहत ही इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, आवाज उठाना तो हक है, वो रेवोल्यूशन नहीं आ सकती, और हक के साथ खड़े होना भी मोमिन की निशानी है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो बताना, बात करना, और इदारों को वो कहते हैं सत्तू पी के जो सो रहे हैं उनको जगाना भी हमारा काम है। FIA को खतो किताबत अब हम करने जा रहे हैं। उम्मीद है हमारी खतो किताबत से पूरा पाकिस्तान न सही, अहले कराची में कोई तब्दीली आएगी, कुछ ईमानदार अफसरान आएंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाले दौरों पर निकलेंगे और वो जाके देखेंगे जगह जगह पानी के फिल्टर लगे हुए हैं, जगह जगह इवन जो कंपनीज हैं जो मिनरल वाटर की, वो तक सही क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही। तो उनको मेंटेन करने के लिए इदारा है जिसको अरबों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं, वो इदारा क्यों सो रहा है, उसको अपनी नींद से जागना होगा। और उसके मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपकी मिनिस्ट्री, आपके नाक के नीचे करप्शन के अंबार हो रहे हैं। उन अफसरान की नैब को खतो किताबत की जा रही है कि इनकी असासों की छानबीन की जाए जिनकी मालियत 7 अरब से भी ज़्यादा है। इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाह साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।